नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका जीएस सॉल्यूशंस विद अश्विन सर। दिल्ली सल्तनत की श्रृंखला को समाप्त करने का समय जल्दी ही आ रहा है। आज हम फिरोज शाह तुगलक के बारे में डिस्कस करेंगे। देन वी विल डिस्कस अबाउट द सैयद एंड लोदीज़ और फिर शुरू करेंगे मुगल्स। लेकिन मुगल साम्राज्य प्रारंभ करने से पहले पॉलिटी की एक दो वीडियो मैं ज़रूर डालूँगा ताकि पॉलिटी कहीं से निगलेक्ट ना हो। तो चलिए आज बात कर लेते हैं फिरोज शाह तुगलक पर। फिरोज शाह तुगलक मोहम्मद बिन तुगलक के चचेरे भाई थे, जैसा कि आपको पहले से पता होगा। टाइम पीरियड अच्छा खासा है इनका, 1351 से 1388 ईस्वी तक। और इस दौरान फिरोज शाह तुगलक को हम दो रूपों में देख सकते हैं, एक परोपकारी शासक के रूप में और एक इनके जन कल्याण कार्य जो हुए, यानी इन्होंने जो वेलफेयर काम अपने किए। हालांकि इसके पहले जलालुद्दीन खिलजी ट्राइड इट, जलालुद्दीन खिलजी ऐसा प्रयास कर चुके थे लेकिन उनको इतना समय नहीं मिला। तो इनके पास काफ़ी समय भी था और देखा जाए तो एक तरह से युद्ध नीति में ये ज़्यादा बिलीव नहीं करते थे। तो इसलिए इन्होंने अपने परोपकारी कार्य जी खोल कर किए। अब फिरोज शाह तुगलक की पॉलिसीज़ के तीन आयाम निकल कर आते हैं। वी हैव थ्री फैसेट्स। एक सुलह और संतुष्टिकरण की नीति, यानी कि अपने जितने भी कंपटीटर शासक थे उनसे सुलह कर लेना, या अमीर और उलेमा वर्ग उनको संतुष्ट करके रखना, सेटिस्फाइड रखना, युद्ध की नीति को लगभग त्याग देना और विकास और कल्याण के कार्यों को आगे बढ़ाना। फिरोज शाह तुगलक के बारे में सोर्सेज अगर देखें तो वैसे तो बहुत सारे हिस्ट्री राइटर्स हैं। सतीश चंद्र हरीशचंद्र वर्मा की बुक आप पढ़ सकते हैं। उस पर्टिकुलर टाइम पीरियड के राइटर्स में शम्स सिराज अफीफ़ की तारीख़ फ़िरोज़ शाही मायने रखती है। हालांकि तारीख़ फ़िरोज़ शाही बर्नी ने भी लिखी जब फिरोज शाह तुगलक ने इनको जेल में डाल दिया था। एक बुक और है फुतुहात ए फ़िरोज़ शाही, हालांकि इसका कुछ अंश ही बाकी है जिसको खुद फिरोज शाह तुगलक ने लिखा था। और फुतुहात ए फ़िरोज़ शाही में वो अपने जन कल्याण कार्यों के बारे में बताते भी हैं। अब 1351 में ये जब गद्दी पर बैठे तो याद रखिएगा, ना तो इनके कोई अंदर सफल शासक के गुण थे इनके भीतर और ना ही इनके अंदर इतना साहस था। उसका रीज़न ये था कि फिरोज शाह तुगलक को ना तो ऐसी कोई ट्रेनिंग मिली थी आधुनिक शासक के रूप में जैसे मोहम्मद बिन तुगलक को मिली थी, ना ये कोई महान योद्धा थे और ना इनके अंदर कमांडर इन चीफ जैसे कोई मेरिट्स थे। इसका अच्छा एग्जाम्पल हमको ये मिलता है कि जब ये शासक बनते हैं तो जो प्रदेश मोहम्मद बिन तुगलक के टाइम पे इंडिपेंडेंट या स्वतंत्र हो चुके थे उनको इन्होंने दोबारा जीतने का कोई भी प्रयास नहीं किया। और इसकी वजह खुद फिरोज शाह तुगलक ही थे, इनके अंदर की कमियां। एक तो सबसे इम्पोर्टेंट ये थी कि इनका जो दार्शनिक आधार था वो बहुत विस्तृत नहीं था मोहम्मद बिन तुगलक की तरह, और धर्म के प्रति इनका जो दृष्टिकोण था वो काफ़ी कट्टर था। ऐसा नहीं कि सिर्फ हिंदुओं को लेकर, मुसलमानों को लेकर भी, जिसको हम समझेंगे वो क्यों था। और इसका रिजल्ट निकल कर ये आता है कि बजाय इसके कि साम्राज्य की सीमाओं को बढ़ाएं, ये कल्याणकारी राज्य की अवधारणा बनाते तो हैं लेकिन वो अवधारणा इनकी कमज़ोर पड़ जाती है, क्योंकि धार्मिक रूप से ये बहुत कट्टर थे। धर्मांधता इनके अंदर कूट कूट कर भरी थी। इन्होंने दमन की नीति अपनाई, अपनी धर्मांधता की नीति को आगे रखा, मतलब अपनी नीतियों में उलेमाओं को, अमीरों को आगे किया, जो कि इनके पूर्ववर्ती शासक नहीं कर रहे थे। मैंने अलाउद्दीन खिलजी और मोहम्मद बिन तुगलक के बारे में आपको बताया कि उन्होंने पॉलिटिक्स को और धर्म को अलग किया, इन्होंने उल्टा कर दिया, इन्होंने धर्म और राजनीति को मिला दिया। हालांकि बाद में जब इनकी विफलताएं सामने आईं तो फिरोज शाह तुगलक ने कुछ प्रशासनिक सुधार भी किए लेकिन वो काम नहीं आए। अब राज्य चलाने का इनका पर्पस क्या था? इनका राज्य चलाने का पर्पस था लोकप्रियता अर्जित करना, पॉपुलैरिटी को गेन करना। तो इसके लिए इन्होंने क्या क्या स्टेप्स लिए? सभी ऋणों को माफ़ कर दिया, दंड संहिता में परिवर्तन किए, यानी दंड जो बहुत कठोरतम दिए जाते थे खूत मुकद्दम चौधरियों को, उनमें रियायत कर दी। विदेश नीति अपनी कमज़ोर कर दी। कमज़ोर विदेश नीति का मतलब ये था कि अब बाहरी राज्यों पर
अटैक ना करना बल्कि उन्हें सुलह समझौते से निपटाना। कहते हैं कि ऐसे 23 करों को इन्होंने माफ़ कर दिया जो मोहम्मद बिन तुगलक के समय से चले आ रहे थे, और ये सिर्फ जजिया, ज़कात, खराज और खुम्स ही वसूलते थे। यहाँ पर खुम्स का मैं जिक्र ज़रूर कर दूँ। ये वॉर बूटी हुआ करता था, इसको कहते थे लूट से प्राप्त आय। जब कोई शासक अपने सैनिकों के साथ मिलकर किसी और राज्य पर आक्रमण करता था तो जो भी हीरे, जवाहरात या धन मिलते थे उनमें सैनिकों का भी कुछ हिस्सा होता था, वही होता था खुम्स। फिरोज शाह तुगलक, याद रखिएगा, पहले सल्तनत युग के मुस्लिम शासक हुए जिन्होंने ब्राह्मणों से भी जजिया वसूला है। ये पहले मुस्लिम शासक थे। जजिया के बारे में मैं जिक्र कर चुका हूँ, मेरे पिछले वीडियोज़ में देखिएगा। इन्होंने एक कर और भी शुरू किया जिसको शुर्श या हब ए शुर भी कहते हैं। ये सिंचाई पर लगने वाला कर था, इरिगेशन टैक्स भी इसको कहते हैं। ये कर इन्होंने खलीफाओं और उलेमाओं से डिस्कस करने के बाद जनता पर लगाया। कुछ एडमिनिस्ट्रेटिव रिफॉर्म्स भी ये करते हैं अपने लेवल पे, हालांकि ये बहुत सक्सेसफुल एडमिनिस्ट्रेटिव रिफॉर्म्स नहीं कहे जाएंगे। प्रशासनिक सुधार इनके बहुत सक्सेसफुल नहीं थे। जैसे सरकारी पदों को ये वंशानुगत बना देते हैं, यानी कि सैनिक या असैनिक दोनों पदों को ये पूरी तरह से वंश पर आधारित कर देते हैं, रक्त संबंधों पर आधारित, ब्लड रिलेशन को उसमें इन्वॉल्व कर देते हैं। अब ये वेतन के बदले जागीर देना स्टार्ट करते हैं, जिसको मोहम्मद बिन तुगलक और, याद रखिएगा, अलाउद्दीन खिलजी ने त्याग दिया था। यहाँ मैं एक बात और बताता चलूँ आपको कि मोहम्मद बिन तुगलक और अलाउद्दीन खिलजी ने योग्यता को आधार बनाया था नियुक्ति के लिए, बट यहाँ ये उसको उलट देते हैं। इस दौरान ये कुछ नगरों का निर्माण भी करवाते हैं। इनके 3 फेमस नगर आपको पते होने चाहिए: हिसार फिरोज़ा, जौनपुर अपने भाई जौना खां यानी मोहम्मद बिन तुगलक के नाम पे बसाया गया, और फिरोज़ाबाद। बाद में फिर फतेहाबाद का भी इन्होंने निर्माण करवाया। इन्होंने एक नई प्रथा और शुरू की, अपने सिक्कों पर अपने उत्तराधिकारी या पुत्रों के नाम खुदवाना भी इन्होंने शुरू कर दिए। हालांकि इल्तुतमिश ये एक बार कर चुका था, लेकिन उसके बाद प्रायः ये काम बंद कर दिया गया था, तो इन्होंने दोबारा इसको स्टार्ट किया। अगर एग्ज़ाम में पूछता है इन्होंने टाइटल कौन सा लिया है, तो याद रखिएगा खलीफा का नायब इन्होंने टाइटल लिया, और इनको सल्तनत युग का अकबर भी कहा जाता है। हेनरी एलियट यूरोपियन इतिहासकार हैं, और एलिफिंस्टन ये कहते हैं कि सल्तनत युग के अकबर थे इनके सुधारों की वजह से। सुधारों में देखा जाए तो कई अस्पतालों का निर्माण इन्होंने करवाया, जिन्हें दर उल शफ़ा के नाम से जाना जाता है। ये दर उल शफ़ा हर वर्ग के लिए उपलब्ध था अस्पताल, खैराती अस्पताल कह सकते हैं आप इसको। कुछ असफल अभियान भी इन्होंने किए हैं, जैसे बंगाल और सिंध पर आक्रमण किया, कांगड़ा हिमाचल प्रदेश के आसपास का इलाका, और इसके अलावा इन्होंने हालांकि जाजनगर उड़ीसा पर भी अटैक किया, लेकिन वो कोई सफल आक्रमण नहीं कहे जाएंगे। इनका जो अंतिम अभियान था वो था सिंध या थट्टा पर, जिसको भी पूर्णतः ये जीत नहीं पाए, और इसके बाद इन्होंने लगभग आक्रमण की नीति को त्याग दिया था। हाँ, 2 नहरें इनके बारे में ज़रूर याद रखिएगा जो इन्होंने कैनाल्स बनवाई हैं, हालांकि बहुत बड़े पैमाने पर कैनाल्स बनवाई। एक इनकी नहर थी सतलन नदी से दीपालपुर के पास, और दूसरी यमुना नदी से सिरमूर के पास। ये दोनों अक्सर एग्ज़ाम में पूछता है, तो आपको ये याद रखना है। जैसा कि मैंने कहा, वीडियो को पॉज करके देखेंगे तो याद भी होगा। कुछ विभाग, डिपार्टमेंट भी बनाए इन्होंने। ये डिपार्टमेंट कौन कौन से थे? जैसे दीवाने बंदगान, इसको दास विभाग के नाम से जाना जाता है, दासों का ख्याल रखा जाता था यहाँ पर। देन दान विभाग, दीवाने खैरात भी बनवाया इन्होंने। ये मुस्लिम अनाथ स्त्रियों और उनकी विधवाओं के देखभाल के लिए था। एक रोजगार का दफ्तर भी इन्होंने बनाया, रोजगार ब्यूरो बनवाया। ये पहले सुल्तान है जो ऐसा करवाते हैं, और राज्य की आमदनी का ब्यौरा भी करवाने वाला पहला सुल्तान यही था। अशोक के 2 अभिलेखों को ये खिजराबाद और मेरठ से लेकर दिल्ली आ गए थे, तो
तो ऐसा करने वाले भी ये थे। कुतुब मीनार के बारे में बता चुका हूँ आपको मैं, कुतुबुद्दीन बख्तियार काकी के नाम पर, जिसको कुतुबुद्दीन ऐबक ने शुरू करवाया था और इल्तुतमिश ने पूरा करवाया। बाद में कुतुब मीनार में भी ये 2 अतिरिक्त मंजिलें मीनारें जुड़वा देते हैं, 2 अदर फ्लोर्स। कुछ और तथ्य भी हैं, जैसे पहले शासक थे ये जो युद्ध की जगह प्रजा की भौतिक उन्नति पर बल देते हैं, जो मैंने पहले ही बताया आपको, यानी परोपकार पर बल देते हैं। शासक के कर्तव्य पर्टिकुलरली ये वर्णन करते हैं अपनी बुक फुतवाते फिरोजशाही में। देन पहली बार ये ऐसे शासक हैं जो इस्लाम धर्म को शासन का आधार बनाते हैं। इसका उदाहरण जजिया ब्राह्मणों से वसूलना प्लस कई परोपकारी कार्य भी करना। इन्होंने एक सिक्का भी चलाया था शशगानी नाम का, जो 6 जीतल के बराबर होता था। ये आपको याद रखना, एग्जाम में पूछा है। कई इतिहासकार इनको कल्याणकारी निरंकुश शासक भी कहते हैं, तो ये भी एग्जाम में पूछा है कि कल्याणकारी निरंकुश शासक दिल्ली सल्तनत का कौन सा है। इनके डेथ के बाद इनके कुछ उत्तराधिकारी आते हैं जिनके बारे में शायद ही क्वेश्चन पूछा जाए। अबू बकर, फिर उसके बाद मोहम्मद शाह, देन उसके बाद अलाउद्दीन सिकंदर शाह। और अलाउद्दीन सिकंदर शाह के बाद तुगलक वंश का अंतिम महत्वपूर्ण शासक, लास्ट किंग जो है, वो होते हैं नासरुद्दीन महमूद तुगलक। इनका मखौल भी उड़ाया जाता था इतिहासकारों को द्वारा, और ऐसा कहा जाता था कि नासरुद्दीन महमूद तुगलक के टाइम पर दिल्ली सल्तनत की जो सीमाएं थी वो दिल्ली से पालम तक सिमट के रह गई थी। इनका टाइम पीरियड 394 से 1412 ईस्वी है। 2 बातें इनके बारे में याद रखिएगा। ये 2 बातें कौन सी हैं? पहली, 1398 में तैमूर इनके समय भारत आया। मंगोल इन्वेडर था, तैमूर ने आक्रमण किया था, और जाते जाते तैमूर खिज्र खां को दिल्ली का गवर्नर नियुक्त करके जाता है, और खिज्र खां इनको गद्दी से हटा देते हैं और सैयद वंश की स्थापना करते हैं, जो मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में बताऊंगा। तो फिरोज शाह तुगलक के बारे में मेरे ख्याल से इतनी जानकारी आपके लिए पर्याप्त है। जो भी क्वेश्चन आपके सामने आएंगे आप उसको ज़रूर हल कर लेंगे। याद रखिएगा, शांति के प्रति फिरोज के प्रेम और मुसलमानों का रक्त ना बहाने की उसकी जो इच्छा थी, साथ में विभिन्न सैनिक अभियानों की सीमित सफलता, फिरोज शाह तुगलक के कुछ आयाम हैं। याद रखिएगा, यहाँ से उसके परोपकार के बारे में कम पता चलता है, उसकी अयोग्यता के बारे में हमको ज़रा ज़्यादा पता चलता है। हालांकि कालांतर में जाकर फिरोज शाह तुगलक को एक परोपकारी राज्य के रूप में ज़रूर जाना जाता है, लेकिन मैं ये मानता हूँ कि इसके बजाय अगर वो राज्य को सुदृढ़ बनाने के पीछे ज़्यादा कार्य करता तो ज़्यादा सफल होता। थैंक यू सो मच। चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा, और जो भी क्वेश्चंस हैं आप मुझे व्हाट्सएप कर सकते हैं।